हेलो एंड वेलकम। मैं गौरव त्रिपाठी। स्वागत है हमारे YouTube पोर्टल पर। यूजीसी नेट की परीक्षा की बात आज हम करेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी होता है, जो सभी के लिए ज़रूरी होता है, करना होता है, और उसकी स्ट्रेटजी, उसके सिलेबस और आपको कैसे कैसे हम ये प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे कैसे, और कौन कौन सेक्शन, कौन सा हमारी फैकल्टी है, कौन से टीचर इसे आपके लिए पोस्ट करेंगे। तो सिलेबस और स्ट्रेटजी का ये वीडियो यूजीसी फर्स्ट पेपर, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए है। हमने सिलेबस भी दिखाएंगे आपको, और मैं कौन से टॉपिक उसमें आपको पढ़ाऊंगा ये भी हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो में देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो के पहले पार्ट पे हम जाते हैं, पहले फेज में हम जाते हैं, जिसमें हम शेड्यूल देखेंगे, एग्जामिनेशन शेड्यूल की। आपका एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन होगी, कितनी टाइमिंग की होगी, कितने देर आपको मिलेंगे, यानी कितनी टाइम आपको मिलेगी, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले फेज में देखते हैं हम इस बात को। पहला फेज है पेपर फर्स्ट का। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगा, एक इवनिंग शिफ्ट होगा, और हर एक शिफ्ट में 2 शेड्यूल्स होंगे। पेपर फर्स्ट के लिए अलग, पेपर सेकंड के लिए अलग। कौन कौन से शेड्यूल होंगे देखते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट आपकी शुरू होगी 9:30 बजे से, 9:30 टू 10:30 पेपर फर्स्ट के लिए, 9:30 टू 10:30 पेपर फर्स्ट के लिए, और पेपर सेकंड के लिए 11 टू 1 PM ये मॉर्निंग की शिफ्ट होगी। यानी जिनका सुबह के सेक्शन में क्लास रहे, सॉरी एग्जाम रहेगा, वो 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लासरूम में रहेंगे। दूसरी शिफ्ट शुरू होगी 2:30 बजे से लेकर, जिसमें पेपर फर्स्ट के लिए 2:30 टू 3:30 और पेपर सेकंड के लिए 4 टू 6 PM की टाइमिंग शेड्यूल निर्धारित है। तो मॉर्निंग में 9:30 से लेकर के 1 बजे तक, और फिर दूसरी शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का शेड्यूल रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो फ्रेशर्स हैं उन्हें यह पता तो होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन सभी कंपलसरी है। पहले हुआ करता था कि आपको 60 क्वेश्चन मिलते थे, उसमें से 50 करने होते थे, फिर 50 मिलने लगे, 50 से 50 करने लगे। अभी आपने वही करना है कि 50 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर्स का समय होगा, चाहे वो 9:30 टू 10:30 का पीरियड होगा या 2:30 से 3:30 का, जिसमें भी आपका एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 घंटे, यानी लगभग 1 मिनट से ज्यादा का समय, या लगभग 1 मिनट का समय, क्योंकि 10 मिनट का समय तो कुछ फॉर्मेलिटीज पढ़ने में भी चला जाता है। तो 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ऐसा ही पेपर सेकंड में भी होगा, वहां आपके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 आवर्स का समय होगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। वहां थोड़ा सा आपके पास एडवांटेज 10-12 मिनट का होगा, क्योंकि 10 मिनट अगर फॉर्मेलिटी में जाते हैं, 10 मिनट नहीं 5 ही मिनट जाएंगे, तो 15 मिनट का एडवांटेज होता है। तो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में आपको कुछ समय अतिरिक्त जरूर मिलेगा, 1 मिनट से, 1 मिनट पर क्वेश्चन से। तो 150 क्वेश्चन कुल आपको सॉल्व करने होंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के। फुल टाइमिंग आपके पास होगी 3 घंटा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड फेज पे। सेकंड फेज मींस सिलेबस। फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से यूजीसी नेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप, और जब से ये ऐसा पैटर्न आया है कि ऑब्जेक्टिव और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जब भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तब भी, और जब पेपर 2 होने लगे तब भी, उस एस्पिरेंट के सिलेक्शन होने की चांसेस या कट ऑफ में अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो पेपर फर्स्ट में अच्छा करके आता है। क्योंकि पेपर सेकंड, यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो ऐच्छिक होता है, उसमें हर एक स्टूडेंट एवरेज या एवरेज प्लस करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। तो वहां पे आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। वहां पे आप, और एक कट ऑफ के अंदर, कट ऑफ के बाहर का जो डिफरेंस होता है वो 2, 4, 5 क्वेश्चन का होता है। लेकिन पेपर फर्स्ट की जब बात आती है तो वहां पे एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो 21, 22, 23 तक करता है, 24 तक करता है, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो 32, 34, 35 या कभी कभी इससे भी ज्यादा। अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो
डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 10 का। यानी एक एवरेज स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट के बीच में लगभग 10 क्वेश्चन का अंतर होता है। और अगर वो एवरेज स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट के बीच का अंतर 10 क्वेश्चन का होता है और अच्छे स्टूडेंट ने अगर थोड़ी सी भी और मेहनत की और अपने स्कोर को वो 40 के पास लेके गया तो उसके जेआरएफ कट ऑफ के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। इट मींस जितना ही आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपके ऊंची कट ऑफ बनने की, यानी आपके जो मेरिट है उसकी ऊंचाई में जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पेपर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम यह होती है कि हम पूरी टाइमिंग अपने सेकेंड पेपर पे दिखाते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, पेपर फर्स्ट को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, वहीं पे हम कमजोर हो जाते हैं। और अगर एग्जाम में आप, ये मैं श्योर करता हूं आपको, अगर एग्जाम में आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो रहा है तो आपके कट ऑफ के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब आते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस में। पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं। 10 पॉइंट्स का ये सिलेबस है, आपको यहां 10 पॉइंट में मेंशन करूंगा। और ये 10 पॉइंट का जो सिलेबस है ये पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है पहले के सिलेबस में और अभी सिलेबस में, लगभग वही चीजें हैं। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बहुत टफ नहीं होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आसान होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि स्टूडेंट रिसर्च किया नहीं रहता है तो उसे एप्टीट्यूड को पढ़ने में, समझ में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो टीचिंग और रिसर्च में रिसर्च थोड़ा सा टफ, टीचिंग कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन इसके बाद का जो तीसरा सेक्शन है कॉम्प्रिहेंशन, जो एक पैराग्राफ आता है, उसके पैराग्राफ में से आपको आंसर खोज के निकालना होता है और सॉल्व करना होता है, ये आसान सेक्शन होता है। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा अवेयर होता है वो इस सेक्शन को पूरा सही करके आता है। यानी आपको कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करना और रीड करने के बाद उसके आंसर निकालना, ये दोनों आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोच के जाते हैं कि अरे कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, उसी में से आंसर खोज लेंगे, लेकिन ये मुश्किल होती है। पहले आपको उसकी भी प्रैक्टिस किया होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 मिनट ही मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और पैराग्राफ अगर बड़ा दे दिया, लेंदी दे दिया, और अगर कहीं उसमें डेटा या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को एंट्री कर दिया तब फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी जरूरी है। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर कम्युनिकेशन में आप बहुत मुश्किलात का सामना कर भी रहे हैं तो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर 50 में से आप 35, 36, 37 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, उससे ऊपर कर रहे हैं तभी अच्छा है। तो अगर कम्युनिकेशन के 2-1 प्रश्न आपसे 3 प्रश्न 4 प्रश्न में से 2-1 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपके लिए अच्छा स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई, ये सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सेक्शन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम समय में आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं तो यकीन मानिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई आपका बहुत समय ले सकते हैं। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, लगातार लास्ट के 2 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी से प्रैक्टिस करना आप शुरू करेंगे तो ये सेक्शन आपको टोटल कंप्लीट इन फुल मार्क्स दिलाएगा। और एक भी क्वेश्चन, क्योंकि डीआई में 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 5 या 6, तो वहां पे आपके लिए अगर एक बार आपने डेटा सॉल्व कर लिया या आपको परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना आपको आ रहा है तो आप 6 क्वेश्चन विद इन 3 to 4 मिनट्स आप लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको आसानी से। यही चीज रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी है। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये 12-13 प्रश्न, जो 15 प्रश्न आएंगे वो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। और यही 15 प्रश्न का एडवांटेज, मैं आपको क्या बता रहा था कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट के बीच में 10 क्वेश्चन का जो अंतर होता है उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है।
क्यों? क्योंकि ये सेक्शन में कुछ लोग घबरा जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, फिर वहां पे डिफरेंस क्रिएट करता है। स्पेशली डीआई, एक बार चुके तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और थोड़ा सा रुक के, ठहर के, दिमाग लगा के, धैर्य लगा के किया तो फिर आसान हो जाता है। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि पेपर 1 सॉल्व कैसे करेंगे। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जिसे सिंपल भाषा में कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। हम आपको वो नोट्स और वो क्लास देंगे जिससे आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है पीपुल एंड एनवायरनमेंट, आसान सेक्शन होता है, यानी लोग और पर्यावरण। सेक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं पता है, उस सिलेबस की कॉम्प्लिकेशंस कहां पे है नहीं पता है, तो आप इसके मेन पॉइंट से चूक जाएंगे और जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहिए उस पर टाइम वेस्ट कर देंगे। तो मैन एनवायरनमेंट, लोग एनवायरनमेंट आसान सेक्शन होता है, किया जा सकता है। ये सेक्शन मैं ही पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है हायर एजुकेशन एंड सिस्टम। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में करंट अफेयर्स भी इसमें कुछ सेक्शन आता है, गवर्नेंस भी आता है, और सरकार की कुछ नीतियां जो शिक्षा से जगत से संबंधित हैं। ये 10 पॉइंट थे जो फर्स्ट पेपर में आते हैं। अब मैं आपको मैन एंड एनवायरनमेंट, पीपुल एंड एनवायरनमेंट के सेक्शन का जो सिलेबस है वो आपको बताता हूं, क्योंकि ये सेक्शन मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। देखते हैं मैंने क्या बताया था कि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, ये तो मैंने 10 पॉइंट आपको मोटे मोटे लिख रखे हैं, जिन 10 पॉइंट के अंदर है जो जो फैकल्टीज आपको ये प्रोवाइड करेंगी, वो सेपरेटली आपको वीडियो बना के अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में या उसके सिलेबस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे। हमारी पूरी टीम है इसको डिलीवर करने के लिए, और सभी स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी क्षेत्र में कमजोर है, वो सभी स्पेशलिस्ट हैं और पूरी तन्मयता से आपको और पूरी टेक्निकलिटी से बताएंगे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क यानी लगभग 40 अंकों को करने के लिए, 40 प्रश्नों को करने के लिए तैयार हो जाएं। आते हैं पीपुल एनवायरनमेंट, पहला सेक्शन है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण, उसका विकास, यानी पर्यावरण था तो उसका विकास कैसे कैसे हुआ, और अब पर्यावरण के विकास की नवीन अवधारणा है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संतुलित विकास या सतत विकास कहते हैं। पूरी दुनिया परेशान है पर्यावरणीय परिवर्तनों के होते हुए, इसलिए अब किस नए विकास की बात की जा रही है? धारणीय विकास की बात की जा रही है। तो धारणीय विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सभी बातें आपको पढ़नी है। फिर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण की अन्योन्याश्रितता, यानी एक दूसरे पर कैसे आधारित हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, यानी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, मानव और पर्यावरण का आपसी संबंध, जिसमें हम पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, जिसमें हम पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे। तो है इसमें तो मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के साथ प्रक्रिया करता है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन और बहुत सी ऐसी वैश्विक समस्याएं जैसे स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सभी क्या है, ग्लोबल इश्यूज हो चुके हैं अब, तो इन्हें आपको पढ़ना है। ये पर्यावरणीय समस्याएं जिसमें पोल्यूशन भी है। अब दूसरा, इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव पर प्रदूषकों का प्रभाव, मानव पर प्रदूषकों का प्रभाव, पॉल्यूटेंट, इसमें पोल्यूशन पढ़ेंगे हम, यहां पे क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषकों का प्रभाव, किस पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव और मानव की हेल्थ पर प्रभाव। फिर नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, ये ऊर्जा का संसाधन भी है, और कुछ ऊर्जा के संसाधन और ऊर्जा उत्पादन, ये भी पढ़ना है आपको, पवन ऊर्जा,
कोयले से बनने वाली ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लाइटली पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। एटॉमिक एनर्जी ये भी आप में है, किसमें? नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। इस पूरे सेक्शन में दो, अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज और इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन और इन्वायरमेंट का एक दूसरे से इंपैक्ट कैसा है, और एनर्जी रिसोर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आ रहे हैं। फिर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, ये भी आपको पढ़ना है। भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स, तूफान, ये सभी आपको पढ़ने हैं। कभी कभी इनसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेता है, जब कभी हाल ही में कोई चक्रवात आया हो, कहीं पर भूकंप आया हो, उसके कारणों की जांच या उसके नाम भी पूछे जाते हैं। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान्स एंड एफर्ट्स, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग की गई है, वैश्विक रूप से कौन कौन से प्लान किए जा रहे हैं और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, यानी प्लानिंग और एफर्ट्स, ये वैश्विक स्तर पर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? ये सभी संबंधित है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लानिंग्स एंड एफर्ट्स। भारत में भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी हमको देखना है। कुछ नई नई नीतियां आई हैं, उनको भी देखना हमें होगा। तो इस कंप्लीट सिलेबस में आपको हायर पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन, ये सेक्शन होगा आलोक सर का। ये पूरा सेक्शन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन, ये सेक्शन आलोक सर पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, ये आपको नूरुल सर पढ़ाएंगे। ये पूरा सेक्शन कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपको नूरुल सर पढ़ाएंगे। बाद के दो सेक्शन पढ़े, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, करंट अफेयर्स, ये सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 3 सेक्शन होंगे जो जिनको यानी 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया पूरे सिलेबस को, कौन कौन क्या डिलीवर करेगा। फर्स्ट पेपर में अधिक अंक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लगातार प्रैक्टिस, और अगर आपने बचे हुए टाइमिंग में फर्स्ट पेपर को भी इक्वली फोकस किया और हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, तो आपको निश्चित रूप से ये लाभ मिलेगा कि आप फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छे अंक कर पाएं। अगले वीडियोस में नूरुल सर और आलोक सर आपको अपने अपने सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे उस पॉइंट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे। गुड बाय।